हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यवल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कैब और सीएए के बारे में, जिसके लिए देश में बहुत ही ज़्यादा विद्रोह होता जा रहा है। तो देखते हैं ये है क्या चीज़। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, ये है क्या चीज़, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना होगा। तो चलिए बात करते हैं कैब CAB। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ये याद रखना होगा क्या होगा, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। देखिए, जब पहले ये क्या था, कैब के नाम से था। जब इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और ये लागू हो गया, पारित हो गया, तो इसे CAA कह दिया गया। मतलब क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो देखते हैं, कैब को लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह कानून के रूप में तब्दील हो गया। और जब ये कानून के रूप में तब्दील हो गया तो इसे अब CAA के नाम से जाना जाने लगा। CAA मतलब क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। चलिए देखिए, इसको समझने से पहले हमें नागरिकता के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम नागरिकता के बारे में जानेंगे। हमें नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है और कैसे मिलती है, क्योंकि ये सारा कुछ नागरिकता से ही रिलेटेड है कि भारत में नागरिकता पाने के लिए तो हम सबसे पहले नागरिकता के बारे में जानते हैं, क्योंकि नागरिकता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब आने वाले एग्जाम में, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम नागरिकता के बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नागरिकता के बारे में। देखिए, बात करते हैं नागरिकता की। तो नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो देखेंगे संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई। ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। देखिए, नागरिकता की बात करते हैं तो भारत में एकल नागरिकता है, जो कि सबको पता है। और केवल जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, मगर वहाँ भी अब एकल नागरिकता हो गई है। देखिए, नागरिकता ये हमारा इंग्लैंड से लिया हुआ है, इंग्लैंड से, ब्रिटिश से एकल नागरिकता। चलिए बात करते हैं। देखिए, जब हमारा देश 26 जनवरी 1950 को वहाँ संविधान बनाया गया, तो यहाँ पे नागरिकता के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। तो उसके लिए क्या किया गया, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है। देखिए, 5 से लेकर 11 तक पहले देखेंगे। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का कौन सा नागरिक होगा, कौन सा समझा जाएगा, तो वो हमारे अनुच्छेद 5 में बताया गया। मतलब कि जब देश का संविधान बनकर तैयार हो, उसके पहले नागरिकता किस प्रकार मिलेगी, वो उसके बारे में बताया गया था। अब देखिए, अब क्या हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ तो कुछ पाकिस्तान एक तरफ, ये मान लिया पाकिस्तान है और ये इंडिया, तो कुछ लोग इंडिया चले गए। पाकिस्तान वाले हिस्से में रहते थे, वो इंडिया चले आए। और कुछ लोग इंडिया के हिस्से में थे, वो पाकिस्तान चले गए। या फिर कुछ दिन पाकिस्तान में रहे, फिर इंडिया आने की कोशिश की उन्होंने, या फिर कुछ दिन इंडिया में था और वो पाकिस्तान जाने की कोशिश में थे। तो अब देखिए, उनके बारे में कुछ बताया गया। और कुछ लोग क्या थे, देखिए कुछ लोग क्या थे कि भारत में रह रहे थे, और वो भारत क्योंकि गुलाम था अंग्रेजों का, तो वो लोग क्या कर रहे थे, विदेश में रहने लगे थे। तो जब उन्हें पता चला कि हमारा देश आज़ाद हो गया, तो वो फिर अपने देश की तरफ आकर्षित हुए, अपने देश में आने की सोचा उन्होंने विदेश से। तो उनके बारे में कुछ ऐसी नागरिकता, और कुछ लोग भारत को छोड़कर बाहर की नागरिकता ग्रहण कर ली उन्होंने, तो उनके बारे में इसी में बताया गया। तो भाग 6 में बात, अनुच्छेद 6 में बात करते हैं, पाकिस्तान से भारत को प्रोविजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। देखिए, जो पाकिस्तान के हिस्से में थे वो भारत में आए, तो उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 6 में बताया गया। अगला है अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान को गए व्यक्तियों के संबंध में। अब देखिए, जो भारत से पाकिस्तान चले गए, मान लिया भारत आज़ाद हुआ, तो उनका परिवार पाकिस्तान में रहता था, तो भारत वाले हिस्से से पाकिस्तान चले गए, तो उनके बारे में अनुच्छेद 7 में बताया गया है। अगला है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता। अभी हमने बताया क्या कि अनुच्छेद 8 में क्या है, जो मान लिया कि पहले ये देश अपना गुलाम था अंग्रेजों का, तो जो कुछ लोग थे वो बाहर विदेशों में रहते थे, भारतीय उद्भव के, भारतीय मूल के लोग, तो वो
उन्हें पता चला कि भारत क्या हुआ, आज़ाद हो गया, तो वो फिर अपने देश वापस आने लगे। तो उसके लिए हमारे अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 को। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता लेने वाले नागरिकों का नागरिक न होना। देखिए अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया, मान लिया कि कोई भारत का नागरिक था, उसने स्वेच्छा से क्या किया, दूसरे देश में, मान लिया कि वो यूएसए में गया और वहाँ की नागरिकता ले ली उसने, तो वो क्या हो, उसकी नागरिकता का रद्द हो जाना, ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 10, नागरिकता का बने रहना। देखिए अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकता का बने रहना, मतलब कि जैसे मान लिया कि हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग अभी भारत के नागरिक हैं, तो ये चीज़ अगर कोई भी नया नियम लाया जाता तो हमें इस चीज़ से वंचित नहीं कर सकता कि हमें लोगों को अवैध नागरिक घोषित कर दे। कहने का मतलब क्या है, जिसे पहले नागरिकता मिल चुकी है उससे अब कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे जितने बदलाव किए जाएं। तो वही चीज़ है कि नागरिकता का बने रहना। जैसे कि और कौन कौन सी नागरिकता के बारे में बताया गया, आर्टिकल 5, 6 और 7 के बारे में। अब है 11। अब देखिए 11 में क्या कहा गया, संसद को नागरिकता के नियम बनाने का अधिकार। देखिए जब भारत देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे नागरिकों की समस्या, नागरिकता देने की समस्या बहुत ही तेजी से थी कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान आते, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत जा रहे थे, कुछ लोग विदेश चले गए, कुछ लोग विदेश से आ रहे थे, तो नागरिकता देने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो ये सब चीज़ें संसद पे छोड़ दी गई और संसद को एक अधिकार दिया गया है कि इसके अनुच्छेद के द्वारा 11 के द्वारा ना, अनुच्छेद 11 के द्वारा कि भारतीय जो संसद है वो नागरिकता के विषय में कोई भी कानून बना सकती है। और इसी के तहत अनुच्छेद 11 का इस्तेमाल करके 1955 में एक अधिनियम बनाया गया, नागरिकता अधिनियम। तो इसी के तहत ही जो भी संशोधन हुए, 6 बार संशोधन हुए और ये 2019 में हुआ, इसी के तहत कैब को लाया गया है। किसके तहत, कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद को जो शक्ति प्रदान है नागरिकता में नियम के बदलाव के लिए, तो उसके तहत उसने नागरिकता अधिनियम 1955 में तैयार किया। अब उसी के तहत जो 6वां संशोधन है 2019 में, उसी के तहत CAA को लाया गया। चलिए थोड़ा देखते हैं। अब देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में बन के तैयार हुआ, संसद द्वारा बनाया गया। ठीक, इसमें संसद के पास शक्ति होती है नागरिकता में कोई कानून को लाने या समाप्त करने के लिए। तो देखिए अब तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे कि नागरिकता संशोधन कितनी बार हो चुका है, तो 6 बार। कब कब, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 और 2019 में। अभी जब CAA के लिए चर्चा हुई है, CAA CAB। ठीक, देखिए 26 जनवरी 1950 को अथवा इसके बाद भारतीय नागरिकता किस प्रकार अर्जित की जा सकती है, तो उसके बारे में संसद बताएगा। और भारतीय नागरिकता अधिनियम में ये चीज़ इंटर है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद। देखिए ये देश में जब संविधान लागू हुआ उसके बाद की नागरिकता के बारे में बात करता है, ना कि देश आज़ाद होने के पहले के बारे में। अब बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। तो ये देखिए 6 बार इसका संशोधन हो चुका, अभी हाल ही में 2019 में हुआ। देखिए नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। केवल संसद के 2 सदन, जो संसद के कितने सदन हैं, 3 सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन तीनों के द्वारा कोई कानून बनाया जा सकता है। ठीक, तर्ज से बनाया जाएगा तो 1955। एक बात करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में नागरिकता किस सिद्धांत में मिलती है, तो क्या लुईस सैंगविनिस के आधार पे, तो जूस सैंगविनिस के आधार पे भारत में नागरिकता मिलती है। मतलब क्या, बाई राइट टू ब्लड, मतलब लहू के अधिकार के हिसाब से। जैसे कि आपके पिता को के पास नागरिकता है तो आपके पास भी नागरिकता हो जाएगी। वहीं बात करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में नागरिकता किसके आधार पर मिलती है, जूस सोली के आधार पे। जूस सोली मतलब क्या, बर्थ इन द टेरिटरी। अगर आप अमेरिका में जाते हो, अगर वहाँ आपका जन्म होता तो आप वहाँ के स्वतः ही नागरिक हो जाओगे। जैसे कुछ समझते हैं, देखिए अमेरिका में क्या है कि मान लिया कोई इंडियन है रमेश नाम का, और वो इंडियन कोई लड़की है राशि, उनकी दोनों शादी हो जाती है और उनका लड़का कहाँ होता है, बेटा यूएसए में पैदा हो जाता है। जबकि ये दोनों क्या है, इंडियन है, और उनका लड़का क्या होता है, यूएसए में पैदा होता है। तो वो क्या हो जाएगा, मान लो उनका लड़के का नाम दिनेश है, वो पैदा हुआ तो वो यूएसए का ही नागरिक हो जाएगा, उसको स्वतः ही वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए अब बात करते हैं भारत में नागरिकता
अर्जित करने के कितने तरीके हैं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है तो भारत में नागरिकता 5 तरीकों से अर्जित कर सकता है। ये नागरिक अधिनियम 1955 में बताया गया है। देखिए कितने तरीके हम याद करने के लिए ब्रांड याद कर सकते हैं। बी से बर्थ द्वारा मतलब जन्म से, आर से रजिस्ट्रेशन द्वारा, ए से एरिया, एन से नेचुरलाइजेशन और डी से डिसेंट यानी वंशानुगति। देखिए, और जो भी ये पूरा CAA वाला सिस्टम है वो केवल और केवल एन वाले पे टिका हुआ है, मतलब क्या, प्रकृतिकरण या फिर देशीकरण के द्वारा। अब ये देख लीजिए कि इन संशोधन कितनी बार हो चुके हैं, तो 1986, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। ये वाला 1 जुलाई 1987 को लागू हुआ, 10 दिसंबर 1992 को, 3 दिसंबर 2004 को, 28 जून 2005 को लागू हुआ। देखिए, बर्थ के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पहला क्या है कि जन्म से। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो वो क्या होगा, जन्म से ही यहाँ का नागरिक होगा। देखिए, 26 जनवरी 1950 से लेकर 30 जून 1987 तक बर्थ से नागरिकता किस प्रकार मिलती थी उसके बारे में बताया गया कि 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले होता है तो भारत का नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो। अगर उसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो मगर भारत में वहाँ के पैदा होता कब, 26 जनवरी 1950 से लेकर 30 जून 1987 तक अगर भारत में पैदा होता है तो उसे भारत की स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद इसमें कुछ चेंजिंग किया गया। उसके बाद क्या कर दिया गया कि देखिए, अगर उसके बाद अब 30 जून तक है यहाँ, अगर 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच कोई लड़का यहाँ पैदा होता है तो उसे नागरिकता तो मिलेगी मगर एक शर्त और रखी गई कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जब संशोधन हुआ 2003 वाला तो क्या कह गया, इसके बाद क्या हुआ, क्या गया कि 2000, देखिए अब यहाँ पर क्या 2004 तक है, 3 दिसंबर 2004 तक, तो 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद हुआ हो तो दोनों का भारतीय हो। मतलब क्या होना चाहिए कि 3 दिसंबर 2004 से लेकर अब तक अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो उसके माता पिता में से कोई एक अथवा दोनों, है ना, भारतीय नागरिक होना चाहिए और कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति अवैध प्रवासी, चाहे माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। जैसे रोहिंग्या अवैध प्रवासी हैं जिसके लिए जो NRC लागू होने जा रहा, तो उस तरीके से कोई अवैध नहीं होना चाहिए, नहीं उसके बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो बर्थ के आधार पे हमने देख लिया। अब देखिए डिसेंट के आधार पे, मतलब कि वंश के आधार पे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर आपको समझ में सही से आएगा जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि वंश के आधार पर किस तरह मिलती नागरिकता। व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1952 के पहले हो। देखिए 26 जनवरी 1950 से लेकर के 9 दिसंबर 1992 के बीच अगर भारत में किसी का जन्म बाहर होता है और उसका पिता भारतीय हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद फिर जब इसमें संशोधन हुआ 1992 में, भारत का जन्म जब देखिए 9 दिसंबर तक हो गया, फिर 10 दिसंबर 1992 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक के बीच हुई हो। अगर व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर 10 दिसंबर 1992 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुई हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। देखिए उसका जन्म कब से कब तक, 10 दिसंबर 1992 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तब उसे नागरिकता मिल जाएगी। अगला है व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर या इसके बाद हुआ हो। जब अगला संशोधन हुआ तो 3 दिसंबर के बाद, मतलब क्या, 3 दिसंबर 2004 के बाद, 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो तो वयस्क अल्पवयस्क के माता पिता की घोषणा करना होगा कि उसके पास कोई दूसरी नागरिकता नहीं है। तब जन्म को दूतावास के 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। देखिए बाहर क्या होता है कि किसी बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद, मतलब अब तक या फिर आगे तक होता है बाहर जन्म,
तो उसके माता पिता को ये कहना होगा कि इस बच्चे के पास कोई दूसरी नागरिकता नहीं है, किसी देश की दूसरी नागरिकता नहीं है। तो वो क्या होगा, और वहीं एम्बेसडी में जाकर, उसी देश की एम्बेसडी में, भारत की एम्बेसडी में जाकर उसे 1 साल के अंदर नागरिकता का प्रूफ देना होगा कि उसके पास कोई दूसरी नागरिकता नहीं है, और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो उसके बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। किसके आधार पे? वंश के आधार पे। जैसे देखते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का शादी हुई है। अब देखिए, प्रियंका चोपड़ा इंडिया की हैं और निक जोनस कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अब क्या करते हैं, इनका जो बच्चा होगा वो अमेरिका में पैदा होता है, तो उसे स्वतः ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। परंतु अगर प्रियंका चोपड़ा चाहें तो उस बच्चे को ले जाके जो यूएस में भारतीय दूतावास है वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें, और उनको दिलासा दे दें कि हाँ, इसके पास यूएसए का कोई पासपोर्ट नहीं बना है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा है रजिस्ट्रेशन, मतलब फॉर्म भर के ये सुविधा प्राप्त की जा सकती है, रजिस्टर करवा के। देखिए, 26 जनवरी 1950 या इसके बाद रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त करना अवैध नागरिकता प्राप्त करना रजिस्ट्रेशन द्वारा। और एक चीज़ ये है कि इसमें अवैध प्रवासियों को ये सुविधा नहीं दी जाएगी, अवैध प्रवासियों को ये सुविधा कभी नहीं दी जाएगी। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या है कि कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले उसको क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। कोई व्यक्ति अगर रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना था तो उसे सबसे पहले आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पूर्व वह मामूली रूप से 7 साल में भारत में रहा हो, मामूली रूप से 7 साल भारत में रहा हो, और 1 साल क्या लगातार रहा हो। तथा देखिए, 7 साल वो आता जाता रहा हो और 1 साल लगातार रहा, टोटल 8 साल रहा हो, तब वो क्या करेगा, नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बारे में कई सारी शर्तें हैं, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना तो थोड़ा सा आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए, इसके द्वारा क्या है कि अब अगला देखते हैं एरिया। चौथा क्या है, एरिया। तो एरिया क्या है, एरिया के द्वारा हमें नागरिकता कैसे मिलेगी? तो एरिया देखिए, यदि भारत कोई अलग क्षेत्र शामिल कर लेता है तो उनको स्वतः ही यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मान लिया क्या कि अगर भारत जो है, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो भारत क्या करता है, पाकिस्तान को जीतकर उसे पूरे में मिला लेता है, पूरे पाकिस्तान को भी भारत में मिला लेता है। तो पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। किसके तहत? एरिया के तहत। एरिया के द्वारा उसको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को भी स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये होता है एरिया के द्वारा। जैसे कि गोवा के लोगों को मिला है, भाई गोवा अलग था, इसको भारत ने जीता, पुर्तगालियों से जीत के। पौंडीचेरी, सिक्किम, इन तीनों देशों के राज्यों के लोगों को इसी के तहत नागरिकता मिली है। पांचवा और लास्ट देखते हैं, जो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कैब समझना होगा तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो याद रखेंगे, नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण या देशीकरण। देखिए, ये क्या है, ये उस देश के व्यक्तियों को सुविधा उपलब्ध होती है जहां भारतीय व्यक्तियों को भी यह सुविधा दी जाती है। देखिए, ये देशीकरण सुविधा उनको प्राप्त होती है जहां पे उस देश के भी लोग इस तकनीकी के तहत भारतीयों को नागरिकता देते हैं। तो भारत सरकार भी उन देशों को ही ये नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता प्रदान करती है। इसके लिए देखो, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले 8वीं अनुसूची में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा का अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि वह व्यक्ति कुल 12 साल भारत में रहा हो, जिससे कि वह पिछले 14 सालों में कम से कम 11 साल और 1 साल लगातार, टोटल उसे 12 साल रहना है। कितने सालों के अंतर्गत? 15 साल के अंतर्गत। 15 साल में से उसे 12 साल रहना है। और 12 साल किस तरीके से, तो हम देखते हैं। देखिए, ये मान लिया टोटल कितने हैं, 15 साल हैं, तो ये 14 साल है ना। ये देखिए, ये कितने, 14 साल के अंतर्गत, देखिए यहाँ तक मान लिया 14 साल टोटल हो गए। तो 14 साल में कम से कम 11 वर्ष उसको रहना है। हम 11 को 365 से गुणा कर लेंगे तो कितने दिन होंगे, वो दिन, उतने दिन आपको, 14 को हम 365 से गुणा करते हैं, मान लिया हम 14 को 365 गुणा करते हैं तो 500 दिन आया, और 11 को 365 गुणा करते हैं 400 दिन।
तो मतलब क्या 100 दिन आपके पास एक्स्ट्रा, तो मतलब 100 दिन आप बाहर आ जा सकते हैं, मगर कुल मिला के आपको 14 साल में 11 साल लगातार रहना। और जब नागरिकता लेनी हो तो आपको 1 साल लगातार रहना होगा। मतलब क्या कि 15 साल के अंतर्गत 12 साल रहना होगा आपको भारत में, तभी आपको ये नागरिकता मिलेगी। मतलब 14 साल के अंतर्गत 11 साल, मतलब 3 साल आप इधर उधर आ जाके काट सकते हो, मगर 11 साल कम से कम रहना है 14 साल के अंतर्गत। और 1 साल लगातार आपको भारत में रहना होगा, तभी ये नागरिकता मिलेगी। जैसे कि इसी नागरिकता के तहत मदर टेरेसा को मिला था भारतीय नागरिकता, जो कि अल्बानिया की थी, और अदनान स्वामी जो कि पाकिस्तान सिंगर हैं, उनको भी इसी के तहत नागरिकता प्रदान की गई। तो ये थे नागरिकता संबंधित। अब हम देखते हैं कैब के बारे में। कैब के बारे में देखते हैं। कैब का पूरा नाम क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और CAA का सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में लाया गया है संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, कैब को लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति मुहर लगने के बाद यह कानून के रूप में तब्दील हो गया और इसे CAA कहा जाने लगा। चलिए हम देखते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि कैब केवल और केवल किस के द्वारा लागू होता है, तो नेचुरलाइजेशन, देसीकरण के द्वारा ही ये कैब लागू होता है। देसीकरण से जिसको नागरिकता चाहिए उसी में ये लागू होता है। तो उसके लिए शर्त क्या है? अभी हमने बताया कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और टोटल 15 वर्ष में से, देखिए 14 + 1 वर्ष में से 15 वर्ष में से टोटल 12 वर्ष आपको रहना है। मतलब 14 में से कम से कम 11 साल और 1 साल लगातार आपको रहना ही रहना है, मतलब 12 साल रहना है नेचुरलाइजेशन के तहत। मगर जब इसमें 2019 में, मतलब अभी हाल ही में 2019 में एक बिल लाया गया CAB, जिसे पास होने के बाद CAA के नाम से जाना जाने लगा। तो इसके तहत इसकी अवधि कम कर दी गई है कुछ लोगों के लिए, कुछ देश के लोगों के लिए। तो उसके बारे में हम जानेंगे। इसी के कारण भारत में बहुत बड़ा उपद्रव मचाया गया, बहुत ही ज़्यादा, खास करके दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में, दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में बहुत ही भारी मात्रा में उपद्रव मचाया गया। तो चलिए CAA के बारे में जानते हैं, 2019 का है। अब देखिए, ये बिल कब पास हुआ, सबसे पहले ये देखते हैं, क्योंकि करंट का है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये लोकसभा में पास किया जाता है। लोकसभा में कब पेश किया गया? देखिए, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, याद रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे, अमित शाह जी के द्वारा 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में ये बिल लाया गया, जिसके पक्ष में टोटल कितने वोट पड़े? 311, और विपक्ष में 80 वोट पड़े। याद रखेंगे कि पक्ष में कितने वोट पड़े, विपक्ष में कितने वोट पड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और कुल वोट कितने पड़े लोकसभा में? देखिए 391 को टोटल वोट पड़े, जिसमें से 311 इसके पक्ष में और 80 इसके विपक्ष में पड़े थे। और यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी, याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है। तो लोकसभा में 9 दिसंबर को पेश किया गया, 9 दिसंबर 2019 को, किसके द्वारा? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। और इसके फेवर में कितने वोट पड़े? 311, विपक्ष में 80, और टोटल वोट कितने पड़े? 391। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को पेश किया था राज्यसभा में। राज्यसभा के सभापति कौन थे? वेंकैया नायडू जी, याद रखेंगे, वेंकैया नायडू जी। अब देखिए, राज्यसभा में टोटल इसके पक्ष में कितने वोट पड़े? 125, और विपक्ष में 299। टोटल वोट कितने पड़े? 224। अब बात करते थे कि इसके पास होने के लिए कम से कम 121 वोटों की जरूरत थी, उससे 4 वोट ज़्यादा ही इसको प्राप्त हुए, मतलब 125 वोट टोटल मिले हैं, 124 की ज़रूरत थी। तो यहाँ भी ये पास हो गया। देखिए, जब भी कोई कानून पास कराना होता, सबसे पहले उसे 3 जगहों में पास कराना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और फाइनल राष्ट्रपति के द्वारा पास कराना होता है। देखिए, अगर राज्यसभा लोकसभा में पास भी होगा, राष्ट्रपति अगर मना कर देता तो वो बिल फिर से क्या होगा? रद्द हो जाएगा, या फिर उसे दोबारा पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा
कब इस पर मोहर लगाई गई, तो 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के द्वारा इस पर मोहर लगाई गई। और जब से ये मोहर लगाई गई तब से ये एक बिल हो गया। तो इसीलिए तब से CAB को CAA कहा जाने लगा। तो CAA कब कहा जाने लगा, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद CAA कहा जाने लगा। तो देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले देखते हैं कितने देश शामिल और कितने जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बारे में। देखिए क्या है कि भारत के 3 पड़ोसी देश जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहाँ के क्या है, देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहाँ पे मुस्लिमों को ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हैं, वहाँ अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है। कौन कौन से देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ से जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो 6 धर्म के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, इनको प्रताड़ित किया जाता था वहाँ से, वहाँ पे। तो वहाँ से ये लोग भारत किसी तरीके से भारत भागकर चले आए। तो यहाँ पे शरणार्थी के रूप में रहते थे। तो सरकार ने इनको क्या किया, एक नागरिकता देने के लिए कुछ समय को कम किया। क्या कम किया उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि टोटल 15 साल के अंतर्गत आपको 12 साल रहना ही रहना है। तो इन जो 12 साल थे इनको इन्होंने कम करके टोटल 6 साल कर दिए। तो कौन कौन से, सबसे पहले याद रखेंगे किन देशों से आए हुए शरणार्थी, अल्पसंख्यक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। कितने धर्म के लोग, 6 धर्म के लोग। कौन से, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। क्या किया गया, देखिए अगर यहाँ के लोग आते हैं तो कम से कम देखिए 5 साल इनको रहना होगा और 1 साल लगातार, मतलब टोटल 6 साल इनको रहना होगा। और कब से, देखिए ये ऐसा नहीं कि अभी आ जाएं और रहने लगे। जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए होंगे, 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए होंगे, उन्हीं को केवल नागरिकता मिलेगी। किस तरीके से, 5 वर्ष प्लस 1 वर्ष, मतलब 6 वर्ष के तहत। अगर उसके बाद आएंगे, मतलब मान लिया कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2015 को आता तो उससे किस तरीके से मिलेगा, तो इस तरीके से उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसको फिर वही फार्मूला अपनाना होगा, कौन सा, 12 साल वाला, 11 + 1 मतलब 15 साल में 12 साल उसको रहना ही होगा भारत में, तब जाके उसे नागरिकता मिलेगी। ये केवल 11 दिसंबर 2014 तक का है। मान लिया अभी कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो इन 6 धर्मों में से किसी भी धर्म का हो, तो उसे इसके तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसे फिर से आप उसे कितने साल, 11 + 1 साल, 11 अस्थायी रूप से और 1 साल परमानेंट रहना ही होगा देश में। अब बात करते हैं मुस्लिम के बारे में। मुस्लिम को इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा बताया गया कि ये मुस्लिम राष्ट्र देश हैं, तो यहाँ पे मुस्लिमों के साथ कोई अन्याय नहीं किया जा रहा है, इसलिए मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया। और वहाँ प्रताड़ित किया जाता है अल्पसंख्यकों को, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा घट चुकी है इन तीनों देशों में। इसीलिए इनको संरक्षित करने के लिए या सुरक्षा देने के लिए ये एक्ट लाया गया है। अब बात करते हैं क्या, अब इसके तहत क्या मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, तो उसके लिए मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो चाहे जब आए हों, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए वही फार्मूला अपनाना होगा, कौन सा, 11 वर्ष + 1 साल का, मतलब 12 साल उनको यहाँ पे गुजारना होगा, उसके बाद ही उनको नागरिकता मिलेगी। इस तरीके से नहीं कि 6 धर्मों की तरह उनको नागरिकता 6 साल में दे दी जाएगी। उनको 11 साल + 1 साल मतलब 12 साल वाला अपनाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं जो ये शरणार्थी आए हैं 3 देशों से, इनकी संख्या लगभग कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, IB के अनुसार लगभग ये 30,000 के लमसम है, ज़्यादा कोई कुछ है नहीं। देखिए जो ये हैं कि जो गैर नागरिक हैं उनको यहाँ से भगाने के लिए, जैसे कि अब मान लिया NRC लागू होगी, है ना, मतलब कि जिसमें कहा गया कि जो रोहिंग्या हैं उनको भगाया जाएगा, अवैध लोगों को भगाया जाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये आपका पासपोर्ट एक्ट 1920 जो कि अंग्रेजों के समय चला रहा, और फॉरेन एक्ट 1946 के तहत भी जो अवैध लोग होते हैं उनको भगाया था। जैसे पासपोर्ट के तहत अगर मान लिया आपका पासपोर्ट चोरी हो गया तो आपको इसकी सूचना देनी होगी, या फिर आपका पासपोर्ट समाप्त हो गया उसके बाद भी आप भारत में रह रहे हो तो इसके तहत आपको पकड़ा जाएगा और आपको दंड दिया जाएगा, या फिर आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, या फिर फॉरेन एक्ट 1946 के तहत। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कोई नहीं कि NRC कोई नई चीज़ नहीं है कि NRC लागू होते भगा दिया जाएगा, तो उसके लिए ये भी प्रावधान पहले से ही हैं। और NRC या CAA कोई विधि विरुद्ध नहीं है। देखिए
इसके लिए प्रदर्शन हो रहे हैं देश देश जगह जगह पे, जबकि प्रदर्शन होने नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए जब कोई भी एक्ट बनाया जाता है, मान लिया ये लोग कहते हैं कि ये 14 आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, विधि के समक्ष समता वाला, तो देखिए अगर ये उल्लंघन कर रहा होगा तो आप क्या करिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा हाँ ये वास्तव में उल्लंघन करता, तो उसे सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो पूरा रद्द कर देगी। जिस तरह से कई सारी चीज़ों को रद्द किया है ना, तो इस तरीके से वो रद्द कर देगी। इसमें ज़्यादा प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो CAA आया है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, CAB की भारत में ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए CAB ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले एक समझौता हुआ था, नेहरू लियाकत समझौता। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री दोनों के बीच में 1950 में ये समझौता हुआ था। याद रखेंगे नेहरू लियाकत समझौता का वो 1950 में। इसमें कहा गया था कि दोनों देश अपने अपने देश में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे, जिससे कि अल्पसंख्यकों के बारे में या हित में कार्य किए जाने के लिए। मगर भारत ने तो ऐसा किया, यहाँ पे आयोग का गठन किया, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहाँ पे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया, जबरन उन्हें मुस्लिम बनाया गया। जैसे कि ऐसी चर्चाएँ आया करती हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को, सिखों को जबरन मुस्लिम बनाया जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, देखिए जब देश आज़ाद होता तो 1947 में वहाँ लगभग 23% अल्पसंख्यक थे, मतलब मुस्लिम को छोड़कर 23% अन्य धर्म के लोग थे। मगर 2011 में ये घटकर कितना हो गया, 3.7%, मात्र 3.7%। और वहीं बांग्लादेश की बात करते तो पहले कितने थे, 22%, अब ये घटकर 7.8% हो गए। तो इसीलिए अमित शाह जी द्वारा ये बिल लाया गया कि जो वहाँ से भागकर लोग आए हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया गया है उन तीनों देशों में, तो उनको शीघ्रता से नागरिकता मिल जाए। हालांकि बांग्लादेश के लोग हैं इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें अवैध घुसपैठियों की लिस्ट दीजिए, हम उनको अपने यहाँ बुलाएंगे। उनको इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, केवल ऐतराज़ किसको है, पाकिस्तान को। केवल और केवल पाकिस्तान को ही इस चीज़ से ऐतराज़ है, जबकि बांग्लादेश ने इसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है और हम इसके बारे में सोचेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी। तो लोकसभा में पास होने वाला है 126वां संशोधन बिल है, और कैब को अमित शाह जी द्वारा पेश किया गया। देखिए कैब को क्या किया गया, अमित शाह जी द्वारा पेश किया गया लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कितने राज्यों में लागू नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कैब जो है, ये CAA जो है, कितने राज्यों में लागू नहीं होगा, तो 7 राज्यों में लागू नहीं होगा। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं होगा, पूर्वोत्तर राज्यों में ये लागू नहीं होगा। अब CAA से किस अनुच्छेद के उल्लंघन की बात की जा रही है। देखिए CAA से तहत कहा गया कि ये जो अनुच्छेद 14 है उसका उल्लंघन कर रही है। इसमें किसके बारे में बताया गया, विधि के समक्ष समता। यहाँ सबके बारे में कहा गया कि विधि सबके लिए क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों के इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया है, तो इस चीज़ के लिए विरोध किया जा रहा। तो उसके बारे में अमित शाह ने कहा कि क्योंकि वो मुस्लिम का ही देश है, वहाँ की जो मेजॉरिटी वो मुस्लिम है, मुस्लिम राज्य हैं, इसीलिए मुस्लिमों को वहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो सकती। इसीलिए हम मुस्लिम को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को इसमें शामिल करते हैं। अब देखिए जो ये सब चीज़ें हुई हैं, तो अनुच्छेद 11 में क्या है कि संसद को नागरिकता के विरुद्ध कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब देखिए NRC क्या है, NRC जो क्या है, जो घुसपैठिए हैं, है ना, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, तो उन्हें क्या किया जाएगा, बाहर भगाया जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा। तो वो NRC है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको जो अभी जनसंख्या के लिए एक्ट लाया गया है, तो पॉपुलेशन एक्ट, तो अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए, NRC के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमने अभी आज मॉर्निंग में एक वीडियो डाला था, तो उसे आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। और आई होप अगर आपको पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर कोई प्रॉब्लम रहती तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।